Hello everyone. So I hope you all are good and you are preparing well for your exams. So I'm back with another lecture on important organic reactions. और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्पेशल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स. ठीक है, तो चलिए खत्म करते हैं इस टॉपिक को और कुछ और ऑर्गेनिक रिएक्शंस को हम ऐड करते हैं अपने कंप्लीटेड सिलेबस में. आइए, तो हम पढ़ेंगे स्पेशल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल. ठीक है, अब ये स्पेशल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स को पढ़ने से पहले हमारे लिए ये जानना इंपॉर्टेंट है कि पहली चीज तो फिनॉल कहते किसको. ठीक, तो ये बहुत सिंपल है, आप सब जानते हैं. अगर मैं आपसे कहूं कि फिनॉल बताइए, तो फिनॉल सिंपल आप इसको लिख सकते हैं C6H5OH और चाहे तो आप इसको बोल कर भी लिख सकते हैं ऐसे. इसी का नाम होता है क्या, फिनॉल. अब इंपॉर्टेंट या स्पेशल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स पढ़ने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि एसिडिटी ऑफ फिनॉल क्या होगी. ठीक, तो पिछली रिएक्शंस की तरह हम कुछ टॉपिक्स ऐसे कवर कर रहे हैं जो कि इस सेशन में काम आएंगे, जैसे एसिडिटी ऑफ फिनॉल. उसके बाद कुछ और टॉपिक्स है जो मुझे कवर करने, एंड फाइनली हम जंप करेंगे स्पेशल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स में. ठीक है, तो ये तो बहुत आसान सी बात है कि फिनॉल क्या होता है, सबको पता है. आप इधर देखें, जो हमारा इंपॉर्टेंट चीज है वो रहेगी यहां पर एसिडिटी ऑफ फिनॉल. ठीक है, तो मैंने आपको बता रखा है कि अगर आपसे एसिडिटी पूछता है कभी भी, तो हमारा काम यह होता है कि उस कंपाउंड में से H पॉजिटिव निकाल देंगे और जो एनायन बचेगा जिसको हम कॉन्जुगेट बेस कहते हैं उसकी स्टेबिलिटी हम चेक करते हैं. तो जितना ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा हम कहते हैं कि वो स्पीशीज उतना अच्छा एसिड होगी. ठीक है, तो फिनॉल के केस में क्या करेंगे कि अगर आप फिनॉल बनाए मान लीजिए इस तरह से, ठीक है, मैं ऐसे बना रहा हूं, ये हो गया फिनॉल, और मैं क्या बोल रहा हूं, आप इसमें से एक H पॉजिटिव को रिमूव कर दीजिए. तो यहां पर क्या बनेगा, यहां पर सिंपली बन जाएगा ऐसा कुछ. ठीक है, तो अब सब जानते हैं इसका नाम क्या था, फिनॉल. ठीक है, और ये क्या बनता है, फिनेट आयन. ठीक, इसको फिनॉक्साइड भी बोल देता है. तो ये बना फिनॉल और ये बना इसका फिनेट आयन. ठीक, तो ये क्या हो रहा है, फिनॉल अगर H पॉजिटिव आपको डोनेट कर रहा है तो इसका सिंपल मतलब ये होगा कि यहां पर कैसा बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह. ठीक है बेटा, तो यहां पर फिनॉल किस तरह से एक्ट कर रहा है, एसिड. और एसिड से अगर आप एक H पॉजिटिव को रिमूव करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है अपने कॉन्जुगेट बेस में. तो यहां पर फिनेट आयन क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट बेस. ठीक है, फिर हम देखते हैं कि अगर एसिड जो आपने लिया, मान लीजिए इस केस में फिनॉल लिया, उसके कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को हम चेक करते हैं. तो जैसे मैंने अभी बताया, जितना ज्यादा स्टेबल होगा कॉन्जुगेट बेस उतना ही अच्छा होता है हमारा एसिड. तो अब हम चेक करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस ऑफ फिनॉल. चलिए, तो इतना तो आई होप आपने लिख लिया होगा, आसान है. अब देखिए, हमें पढ़नी है क्या, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस ऑफ फिनॉल. अब देखिए जरा, बनाते हैं इसको. तो हमने मानते हैं यहां बना लिया इसको, ठीक है, ऐसे बनाया O-. अब ये O- होगा ये कि इसके बेंजीन रिंग के साथ क्या शो करता है, रेजोनेंस पे पार्टिसिपेट करेगा. तो अब हमें इसके बनाने पड़ेंगे पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. तो मान लीजिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं. देखिए, तो ऐसे बनेगा पहला, बहुत आसान है. ठीक है, तो O यहां पर आ गया एक माइनस चार्ज और ऐसे. ठीक है, फिर ये फर्दर मूव करेगा तो ये इधर आ जाएगा. देखिए क्या बनता है, फिर आप बनाएंगे तो ऐसा कुछ. ठीक है, फिर क्या होगा, फिर सिंपल ये इधर और ये इधर. ठीक है, बनाया आगे. तो ये फाइनली बन गया, ये माइनस इधर, ये इधर और ये इधर
और यहां पर आ गया एक डबल बॉन्ड O। फिर फाइनली क्या होगा, ये माइनस चार्ज इधर मूव करेगा और ये वापस से जो नेगेटिव चार्ज पहले वाले स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड O बनाया था इसने, वो वापस से कहां चला गया, ऑक्सीजन के ऊपर। तो इसको जब आप बनाएंगे तो ये फाइनली बनेगा कुछ ऐसा, ठीक है, बन गया O माइनस। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अगर स्ट्रक्चर काउंट करें तो आपसे बोले तो ये रहा पहला, ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा, इसको बोलेंगे चौथा, और ये वाला पांचवा। तो अब आपसे कहें कि पहले और पांचवे में डिफरेंस बताओ, तो देखने में तो ऐसा लगता है कि दोनों सेम है, दोनों सेम है भी, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि एक माइन्यूट सा डिफरेंस बताइए, तो सिंपल आंसर ये है कि देखिए इसमें जो पाई बॉन्ड की पोजीशंस है और जो इसमें पाई बॉन्ड की पोजीशंस है वो डिफरेंट है। ठीक है, आपके समझने के लिए मानता हूं कि ये वाला कार्बन, अगर मैं ये वाला इसको 1 मानते और इस वाले को 2 मानते, तो इस स्ट्रक्चर में पहले वाले में पाई बॉन्ड किसके बीच में, 1 और 2 कार्बन के बीच में, और इधर आ जाएंगे तो यहां पर क्या है 1 और इस तरफ 2, लेकिन इसमें 1 और 2 के बीच में पाई बॉन्ड नहीं है। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि पाई बॉन्ड की पोजीशन शिफ्ट हो रही है और इसी को हम बोलते हैं रेजोनेंस। तो पाई बॉन्ड का क्या हो रहा है यहां पर, रेजोनेंस अलोंग विद दिस O माइनस। ठीक है, तो अगर आपसे कहा जाए कि इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने टोटल, आप कहेंगे 5। तो हमने अभी पढ़ा था कि हायर द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस बेटर इज द एसिड, या फिर उसका एसिडिक कैरेक्टर कैसा होगा बेटा, अच्छा होगा। तो आप कह सकते हैं कि एसिडिटी की हम बात कर रहे हैं, तो हम अभी जनरल वे में लिख सकते हैं कि एसिडिटी किसकी, फिनॉल की बात हो रही है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ, ठीक है, रेजोनेंस, या आप कह सकते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं कॉन्जुगेट बेस के, वो एसिड अच्छा एसिड माना जाता है। आप कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड भी माना जाता है। यही रीजन है कि फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूं आपको, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल के केस में जनरली कोई भी ऐसा रेजोनेंस नहीं देखने को मिलता है, बट फिनॉक्साइड या फिनेट आयन के केस में हमें ऐसा कुछ रेजोनेंस देखने को मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर्स हमने बनाए, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन ऑफ क्या, फिनॉक्साइड आयन या फिर फिनेट आयन। ठीक है, तो इससे हमारा ये प्रूफ हो गया कि फिनॉल एसिडिक होता है, मतलब फिनॉल के साथ जो इस O के साथ H लगा था, वो H को आप रिमूव करा सकते हैं, क्योंकि जो इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा बेटा, दिस इज हाईली स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, तो इसको नोट कर लें, एकदम आसान है। और ये चीज तो हम लास्ट क्लास लेक्चर्स में भी आपको बता रखा है बेटा कि एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर अ पर्टिकुलर कॉन्जुगेट बेस ऑफ एन एसिड। ठीक है, तो आई विश कि आपने लिख लिया होगा, एकदम आसान है। चलिए, तो कंक्लूजन क्या निकला भाई, अभी तक हमने क्या सीखा, इधर देखें। चलिए, तो कंक्लूजन हमारा ये निकला कि फिनॉल, ठीक है, कैसे होते हैं, दे आर एसिडिक इन नेचर। फिनॉल कैसे होते हैं बेटा, एसिडिक इन नेचर। एसिडिक क्यों होते हैं, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट बेस कैसा होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज। क्यों बोलते हैं ऐसा, क्योंकि द कॉन्जुगेट बेस, ठीक है, फिनॉल का जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ये कैसा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो आसान भाषा में कहें तो फिनॉल हमारा कैसा होता है बच्चों, एसिडिक होता है। ठीक है, रीजन आपके सामने एक बार समराइज कर दें तो फिनॉल्स आर एसिडिक इन नेचर। क्यों, क्योंकि फिनॉल से अगर आप एक H पॉजिटिव निकालकर उसका कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे तो वो कॉन्जुगेट बेस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। इस वजह से फिनॉल इज एसिडिक, और यही रीजन होता है कि ये अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, अब चलिए, ठीक, तो पहली चीज तो आपको ये रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले ये सिखानी थी आपको कि फिनॉल कैसे होते हैं बेटा, एसिडिक इन नेचर। तो अब देखें ध्यान से, अगली चीज क्या सीखनी है हमें अगली चीज जो सीखनी है
वो सीखनी है क्या? टॉटोमेरिज्म। नाम सबने सुना है, लेकिन अगर कहा जाए कि डिफाइन कर दीजिए या फिर बताइए इसके बारे में कुछ, तो थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। इधर देखिए, मैं किसकी बात कर रहा हूं? टॉटोमेरिज्म। ठीक है, एकदम आसान है। ये है क्या पहली चीज? तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म हम पढ़ते हैं बेटा। ठीक है, तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म का ही स्पेशल केस होता है क्या? टॉटोमेरिज्म। ठीक है, तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म में हम ये बोलते हैं कि आइसोमर्स मतलब जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन फंक्शनल ग्रुप्स उनके कैसे रहते हैं? डिफरेंट। तो टॉटोमेरिज्म में सिंपल मतलब कहने का ये होगा कि मान लीजिए आपके पास जो आइसोमर्स है उनका फॉर्मूला तो सेम रहेगा, लेकिन दे विल बी इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, जो भी आप आइसोमर्स या फिर मॉलिक्यूल्स कंसीडर करेंगे वो एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम में पार्टिसिपेट करते हैं, और उसी प्रोसेस को कहते हैं क्या? टॉटोमेरिज्म। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या? दिस इज स्पेशल केस ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म, है ना, जिसमें आप जो भी मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं दे एग्जिस्ट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो अगर आसान भाषा में समझाया जाए, ये तो बुक की लैंग्वेज सिर्फ बुक में रहने दें, हम आसान भाषा में इसको समझेंगे। आसान भाषा में इसका मतलब ये होता है बच्चों कि मान लीजिए मेरे पास कोई कार्बोनाइल कंपाउंड है। अब वो क्या हो सकता है सर? वो एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। तो मान लीजिए अगर मेरे पास ये रहा कार्बोनाइल, है ना, एल्डोल की याद आएगी आपको थोड़ी सी यहां पर। ठीक है, और इस कार्बोनाइल के पास लगा H, तो कार्बोनाइल से नेक्स्ट कार्बन होता है, जल्दी बोले, सबको पता है, बताया था, क्या होता है बेटा? अल्फा। ये कार्बन कैसा होता है? अल्फा। तो टॉटोमेरिज्म का मतलब ये होता है कि यहां पर अभी कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? मान लेते हैं कि कीटोन है या फिर एल्डिहाइड है, कुछ भी है, तो कीटो फॉर्म बोलते हैं इसको। ये एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, दोनों को ही कलेक्टिवली क्या बोलेंगे? कीटो फॉर्म। ठीक, अब इसमें आपको करना ही है कि अल्फा पोजीशन पर जो H होगा वो उस H को आप इस ऑक्सीजन के पास उड़ा देंगे और पाई बॉन्ड को शिफ्ट करा देंगे कार्बोनाइल और अल्फा वाले कार्बन के बीच में। तो यहां से बनेगा क्या? ठीक, इक्विलिब्रियम का साइन डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, तो क्या बनेगा यहां से? तो यहां पर सिंपल बन जाएगा C डबल बॉन्ड C, यहां बना OH और ये वैलेंसी खाली थी, है ना। आप चाहो तो 4 वैलेंसी पूरी करना चाहो, मैंने तो अल्फा के लिए बताया आपको, तो अब यहां पर एक बॉन्ड बना सकते हो, यहां पर भी एक बॉन्ड। तो मैंने कहा ये एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, इसको क्या कहते हैं? कीटो फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? कीटो फॉर्म। तो अगर मैं आपसे कहूं कि डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो डबल बॉन्ड का मतलब एल्कीन। ठीक, डबल बॉन्ड का मतलब क्या सीखा हमने, क्या पढ़ा है? एल्कीन। और OH का मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? अल्कोहल। ठीक है, तो अब हम करते यह है कि इसका ले लेते हैं इन और इसका ले लेते हैं ऑल। तो इसका नाम कलेक्टिवली जब हम मिलाकर बनाते हैं वो बनाते हैं क्या? इनॉल। ठीक, तो एक होगी कीटो फॉर्म, और कीटो फॉर्म इक्विलिब्रियम में रहती है किस फॉर्म के साथ? इनॉल फॉर्म के साथ। तो इसी को कहते हैं कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। क्या बोलते हैं बेटा? कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। तो कीटो का मतलब यहां पे कीटोन से कंफ्यूज मत होना, कीटोन भी होता है और एल्डिहाइड भी हो सकता है, ऐसा कुछ याद नहीं करेंगे कि एल्डिहाइड नहीं हो सकता। कीटो का मतलब कीटोन यहां पर प्योरली नहीं होगा, हम ऐसा नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो कीटो में मतलब एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होगी कि कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, एक की जरूरत है। ठीक है, तो वही एल्डोल वाली बात हो गई। ठीक है, अब देखिए इधर, अगर आपसे कहा जाए इसका एग्जांपल बताइए, बहुत आसान। तो अगर आप समझ गए कि कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म क्या होता है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बच्चों को समझ नहीं आता सर कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म क्या होता है, तो आज ये खत्म हो। तो मान लेते हैं आपको दे रखा है एसिड, ये दिया, ऐसे दिया और यहां पर लगाया ये CH3CHO। अब इसके नेक्स्ट वाला कार्बन अल्फा, अल्फा पर H दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। तो ये H कुदा दो ऑक्सीजन के पास और ये वाला पाई बॉन्ड कुदा देंगे इस कार्बोनाइल वाले कार्बन के बीच में और अल्फा वाले कार्बन के बीच में। तो आपसे कहें क्या बनेगा सर? बहुत आसान है, इसको ऐसे बना देंगे आप CH2 डबल बॉन्ड COH और इधर आ जाएगा H। तो ये बनी कीटो फॉर्म और ये बनी इनॉल फॉर्म। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए मैंने ऐसे ले लिया, इसका एक H पे ऐसे बना रहा हूं,
और यहां पर ले लिया CH3। फिर से बेटा ये भी अल्फा ये भी अल्फा, दोनों ही सेम है, मतलब कि सिमेट्रिकल कीटोन है। सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, कीटोन के साइड दोनों ग्रुप्स कैसे लगे हैं, सेम लगे हैं। तो हमें तो अल्फा कार्बन या फिर अल्फा हाइड्रोजन से मतलब है। ऑब्वियसली अल्फा हाइड्रोजन किस पर प्रेजेंट होता है, अल्फा कार्बन पर। तो इस केस में हम ये वाला अल्फा ले लेते हैं, तो ये वाला H खुदा देंगे ऑक्सीजन के पास और ये पाई बॉन्ड शिफ्ट करा देंगे इन दोनों के बीच में, बना दीजिए। ठीक है, तो अभी भी बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड COH और इधर बन जाएगा बेटा CH3। तो कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म। ऐसे आपको कहीं पर भी, कहीं बेंजीन रिंग लगा देते हैं, कहीं पर कुछ और ग्रुप लगा देंगे। मान लीजिए बेटा आपको ऐसे दे दिया, यहां पर लिख रखा है ऐसे, ठीक है, यहां लिखा डबल बॉन्ड O, तो बन गई कीटो फॉर्म। अब आपकी इच्छा है ये भी अल्फा और ये भी अल्फा, यहां पर एक हाइड्रोजन जरूर प्रेजेंट होगा। मान लेते हैं आप समझ गए ना, अल्फा है तो यहां पर मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं हाइड्रोजन, या फिर यहां पर भी होगा एक हाइड्रोजन, आप कोई सा भी करा लीजिए। तो अल्फा का एक H मैं यहां ले रहा हूं, इसको यहां खुदाओ और ये पाई बॉन्ड बीच में शिफ्ट कर दो, तो क्या बनेगा, तो यहां से बन जाएगा हमारे पास ऐसा। ठीक है, कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म। तो यही होता है क्या, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। ठीक है, तो प्रोसेस को क्या कहते हैं, टॉटोमेराइजेशन। तो ये नहीं भूलेंगे, ये अभी जस्ट रिएक्शन में यूज होने वाला है। तो एक एसिडिक कैरेक्टर ऑफ इनॉल और दूसरा टॉटोमेरिज्म, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नोट कर लें इसे। ठीक है, तो आई होप इतना आपने लिख लिया होगा, आसान है, कुछ नहीं है। समझना क्या शॉर्टकट क्या है, अल्फा पर जो H है उसको ऑक्सीजन पे कुदा देंगे और CO में जो पाई बॉन्ड है उसको अल्फा कार्बन और कार्बोनाइल वाले कार्बन के बीच में क्या कर देंगे बेटा, शिफ्ट करा देंगे। ये कहलाती है कीटो फॉर्म, ये कहलाती है इनॉल फॉर्म। ठीक है, तो चाहो तो आप यहां पे लिख भी लेना, ये कहलाएगी, वैसे तो मैंने बता दिया था, इनॉल फॉर्म। ठीक है, चलिए, तो लिख लिया होगा आपने। इधर देखें, तो टॉटोमेरिज्म हमने सीख लिया भाई, टॉटोमेरिज्म भी हमने खत्म कर दिया। अब इधर देखिए, तो क्या सीखा, आपसे कहा जाए हम बोलेंगे देखिए हमारे पास होती है कीटो फॉर्म और ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होती है किसके साथ, इनॉल फॉर्म। किसके साथ बेटा, इनॉल फॉर्म। यही कहलाता है क्या, आइसोमेरिज्म या फिर कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। स्पेशल केस होता है, लिख लेते जल्दी से। चले देखिए, तो अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन। तो हमें जो रिएक्शन पढ़नी है वो पढ़नी है कौन सी, कॉल्बेज सिंथेसिस। आप इसको कॉल्ब्स सिंथेसिस भी बोल सकते हैं। क्या पढ़ना है हमें, कॉल्ब्स या कॉल्बेज सिंथेसिस। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड में, नीट में, जेईई में पूछी जाती है, किसी न किसी तरह से आपसे पूछ लेता है। ठीक है, तो पहली चीज तो हमें समझना ये कि कॉल्बेज सिंथेसिस होता क्या। तो अगर मैं आपसे कहूं कि रिएक्शन की फॉर्म में बताओ, तो रिएक्शन की फॉर्म में तो सिंपल ये होता है कि अगर आपके पास मान लीजिए सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनॉल था, ठीक है, मतलब फिनॉल का H एसिडिक होता है, मैंने अभी आपको पढ़ाया था, और उस H पॉजिटिव को आपने निकाला, मान लीजिए मैंने NaOH बेस डाला फिनॉल के पास, तो ये बनेगा। इसका ट्रीटमेंट बेटा अगर आपने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराया, रिएक्शन की कंडीशंस बता रहा हूं पहले, फिर यहां पर होता है 400 केल्विन और 4 to 7 atm, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर कितना है, 4 से लेकर 7 atm तक। तो यहां से क्या बनाता है डायरेक्टली, मैं आपको फाइनल प्रोडक्ट बता रहा हूं ना, फाइनल एसिडिफिकेशन सब कुछ कराने के बाद जो बनाता है बेटा, ये बनाता है क्या, ऐसे। ठीक, और इसी को बोलते हैं क्या, सैलिसिलिक एसिड। तो कुछ बच्चे इसको सैलिसिलिक ध्यान से नहीं पढ़ते तो साइक्लिक लिख के चले आते हैं, तो आपको गलती मत करना, सैलिसाइक्लिक नहीं होता है, क्या होता है, सैलिसिलिक एसिड। तो ये शॉर्ट में अगर कहें तो यही होती है कॉल्बेज सिंथेसिस। ठीक है, तो पढ़ा क्यों रहे, पढ़ा इसलिए रहूंगा आपको क्योंकि आपको रटना नहीं है ना, बच्चे रट लेते हैं इसको कि अगर मुझे फिनॉल का सोडियम सॉल्ट दिखा और ऐसी कुछ कंडीशन दिखी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो मैं डायरेक्टली बना के आऊंगा सैलिसिलिक एसिड। आपको समझना यह है कि यह बनता कैसे है।
तो पहले तो इतना नोट कर लें जल्दी से कि रिएक्शन में जनरली क्या होता है, इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, तो आई होप लिख लिया सबने। अब देखें, इसी को लैंग्वेज में लिखें तो आसान बात है। सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनॉल इज हीटेड विद कार्बन डाइऑक्साइड एट 400 डिग्री सेंटीग्रेड, या केल्विन बोल सकते हैं आप, ठीक है, नॉट डिग्री सेंटीग्रेड, और अंडर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ 4 to 7, तो फाइनली हमें क्या मिल जाता है, सैलिसिलिक एसिड। तो मेरा मोटिव आपको समझाने का यह है कि रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है। तो अब देखिए हम पढ़ेंगे इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। इधर देखो, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखें, तो यहां पर पहले लिखते हैं मैकेनिज्म। कैसे होगा इसका मैकेनिज्म? तो अभी आपको मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि फिनॉल कैसा होता है बेटा, एसिडिक इन नेचर। तो पहले में आप ऐसा समझ लो छोटा सा कि फिनॉल की ट्रीटमेंट ऐसे बना रहा हूं। फिनॉल की ट्रीटमेंट अगर आपने NaOH के साथ करा दी, मतलब NaOH क्या होता है, यहां पे बेस है, और बेस का काम क्या होता है, एसिडिक प्रोटॉन को ले जाना। तो यहां पर ये ले जाता है इसको, आप ऐसा समझ लीजिए, ले गया, यहां बना O-, और इसको काउंटर बैलेंस कर लेता है कौन, Na+, और H2O यहां से बाहर हो जाता है। ठीक है, ये क्या बना, फिनेट या फिर फिनॉक्साइड आयन। अब यहां से हमारी जर्नी हो जाती है स्टार्ट। ठीक, तो CO2 का क्या काम होता है, और जो कंडीशंस दे रखी है उनका क्या काम होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए अब क्या होता है, तो हम ये कहते हैं कि देखिए ये जो सोडियम सॉल्ट ऑफ क्या था, फिनॉल, ये बना, जिसको आप सोडियम फिनेट भी लिख सकते हो बेटा। ये क्या करेगा, मतलब मान लीजिए इसमें 2 लोन पेयर तो होंगे ऑक्सीजन के पास, तो अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, मैं उसको ऐसे बना रहा हूं, देखो ये रहा C, ये रहा O, और ये भी रहा ऑक्सीजन। ठीक है, आप जानते हो कि कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, तो सिंपल बात, यहां पर आ जाएगा पार्शियल प्लस पार्शियल माइनस, और यहां पर भी पार्शियल माइनस कंपैरेटिवली। अब यहां से क्या होगा कि ये जो, अगर आप Na+ को यहां से हटा दो एक मोमेंट के लिए, मैं ऐसा मान रहा हूं कि Na+ नहीं है यहां पे, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये रिंग में कंबाइन करेगा। मैंने आपको बताया था कि फिनेट आयन क्या करता है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। अब जब ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो यहां पर ये कूद करके आ जाएगा यहां पर एक नेगेटिव चार्ज, क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो हम इसको ऐसे शो ना करके हम डायरेक्टली दिखा देते हैं, मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूं कि डायरेक्टली शो कर देता है कि ये यहां पे अटैक किया। ठीक है, और ये स्टेप बच्चों को समझ में नहीं आता, तो पहले तो इसको कंप्लीट करते हैं। ये यहां आया, ये यहां अटैक किया, अब आप नीचे से करा दो कि ऊपर से कराओ, पाई बॉन्ड शिफ्ट आपकी मर्जी है। मैं यहां से करा रहा हूं, तो पाई बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर क्या चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। आगे क्या बनेगा, तो आगे आप देखिए यहां पे एक इंटरमीडिएट बनता है, मतलब कुछ बीच में ऐसा कुछ बन रहा होगा, फाइनल प्रोडक्ट फॉर्मेशन से पहले बीच में कुछ बन रहा है। क्या बन रहा है देखते हैं जरा, तो इधर देखिए बहुत ध्यान से, तो ये तो डबल बॉन्ड O हो गया। ठीक है, ये पाई बॉन्ड ऐसी था और ये वाला भी ऐसी था। अब ये जो पाई बॉन्ड है ना बेटा, ये पहले इस कार्बन पे शिफ्ट हुआ होगा और इस कार्बन से फिर अटैक हुआ होगा। तो कहां पर पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में, ऑर्थो, तो यहां पर क्या हो गया, C डबल बॉन्ड O, यहां पर आ गया O-, क्योंकि ये पाई बॉन्ड आपने शिफ्ट कराया। अब Na+ काउंटर आयन होता है, हमेशा जाकर बैठ जाता है किसके पास, ऑपोजिट आयन के। तो यहां पर क्या आ जाएगा, Na+, यहां पर क्या आ जाएगा, Na+। तो ये क्या था, मैंने कहा था आपसे कि यहां पर Na+ भी होगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम फिनेट। इसका आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या बना आपका, अनस्टेबल इंटरमीडिएट। क्या बन रहा है, अनस्टेबल है, क्योंकि न्यूट्रलाइज नहीं हो, तो अभी हम ऐसा बोलते हैं कि अनस्टेबल है। और याद रखेंगे यहां पर एक हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होगा। इतना लिख लीजिए आप पहले, फिर हम आगे चलते हैं, जल्दी लिख लें इसको।
हो गया। तो अब हम आगे यहां से चलेंगे, मैं इसको दोबारा बनाऊंगा। तो अभी आप, आई होप कि आपने यहां तक लिख लिया। चलिए तो इधर देखें, तो ये जो अनस्टेबल इंटरमीडिएट बन रहा है ना बेटा, इसको हम ऊपर बना देते हैं। इधर देखें, तो ये जो इंटरमीडिएट बन रहा था, हम इसको यहां बना रहे हैं। देखिए जरा, इंटरमीडिएट को जनरली ना स्क्वायर ब्रैकेट्स पे दिखाते हैं, तो डरना मत, क्या है, ठीक है। तो यहां पर तो ऐसे बनाया था आपने, ये हो गया सी ओ माइनस एन ए प्लस, यहां पर था डबल बॉन्ड ओ, एक पाई बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड, और यहां पर था एक एच, ठीक है बेटा। अब आपको बहुत ध्यान से मेरी बात सुननी है, टॉटोमेरिज्म का केस यहां पर आ चुका है, इसीलिए मैंने आपको समझाया था बेटा। इतना आप ऑब्जर्व करिए, इतना ऑब्जर्व करेंगे बस। तो डबल बॉन्ड ओ, ये अल्फा है, लेकिन सर अल्फा तो ये भी है ना, ठीक है, हाँ ये भी अल्फा है, हम कब मना कर रहे हैं भाई, ये भी अल्फा है। इसके पास एच है, हाँ है सर। क्या इस अल्फा के पास एच है, जो आपने मेरे रेस्पेक्ट में बोले तो लेफ्ट साइड पे बनाया है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि हाँ है भाई, इसके पास एक एच है और ये भी एक अल्फा है। तो फिर हमने तो सर ये पढ़ा था कि अल्फा वाला एच जो होता है वो ऑक्सीजन पर कुदा देंगे और पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट करा, ठीक है। तो अभी के लिए मैं आपको बना के दिखाता हूं दोनों केस। देखिए इधर ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, रटना नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो इसको अल्फा बोला, इसको अल्फा डैश बोल। तो पहले हम बना रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू अल्फा और दूसरा बनाएंगे विद रिस्पेक्ट टू अल्फा डैश। तो अल्फा कौन सा था, ये वाला। इसके केस में क्या कैसे समझाया था, एच कुदा दो यहां पर और पाई बॉन्ड शिफ्ट कर देंगे यहां पर, तो क्या बनेगा, तो यहां पर तो कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक। ये आ गया ओ एच, ये बना सी ओ माइनस एन ए प्लस, एक पाई बॉन्ड यहां पे था, दूसरा पाई बॉन्ड यहां पे था, हमने कुछ नहीं किया। ये अल्फा के रेस्पेक्ट में बना, ये वाला इसके रेस्पेक्ट में आ जाओ, अल्फा डैश के रेस्पेक्ट में। तो सर ये भी तो बहुत आसान है ना, ये वाला एच क्या करो आप यहां कुदाओ और पाई बॉन्ड को अब इस बार यहां कुदाओ जरा, इधर देखिए। तो अगर आप ऐसे करोगे ना बेटा, तो क्या हो जाएगा, ओ एच, यहां पर एक पाई बॉन्ड, यहां पर एक पाई बॉन्ड और यहां पर एक पाई बॉन्ड, ठीक है। क्या ये सिस्टम स्टेबल है, नहीं। क्यों, क्योंकि ये कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन अब क्या हो गई, एसपी, क्या हो गई, एसपी। और एसपी कैसा होता है बेटा, लीनियर, आप उसको बोल दे सकते हो, ठीक। तो वैसे भी हम बोलते हैं कि अगर कॉन्जुगेशन भी आपने खत्म कर दी, क्यों, क्योंकि इसमें तो कॉन्जुगेशन है, ये बॉन्ड इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। क्या यहां पर कोई कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, नहीं। तो हम बोलेंगे कि दिस इज अनस्टेबल, दिस प्रोडक्ट इज अनस्टेबल। तो इसी वजह से हम ये प्रोडक्ट कभी भी नहीं बनाएंगे। कौन सा बनेगा हमेशा, ये वाला। समझ गए बात, ये वाला बच्चे बनाकर मत आना। तो अब देखो इधर आपसे कहेंगे फाइनल बताइए, तो फाइनल देखिए। अब हम तो जो डाउट था वो दूर कर दिया, फाइनल बोले तो अब कहेंगे देखिए यहां से क्या हो जाएगा, टॉटोमेरिज्म, सिंपल टॉटोमेरिज्म। अब समझ जाना कहां से करेंगे, अल्फा के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो यहां से बन जाएगा कुछ ऐसा, यहां पर था ओ माइनस एन ए प्लस, एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर, और फिर हम कर देते हैं इसका एसिडिफिकेशन, ठीक है। जब आप इसका एसिडिफिकेशन कर देंगे बेटा, तो बन जाएगा ये, और यहां पर आ गया OH, और इसी को कहते हैं क्या, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। तो ये एक्चुअल होता है मैकेनिज्म किसका, कॉल्ब्स सिंथेसिस का, जिसपे हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, सैलिसिलिक एसिड। इसको नोट कर ले, ठीक है। आई होप लिख लिया। इधर देखा, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बना इसका, सैलिसिलिक एसिड, और कैसे बना वो भी आपने सीख लिया। तो इसके हिसाब से कहें तो क्या बन रहा है, हम बोलेंगे देखिए
यहां पर बन रहा है, अब मैं ऐसे बना सकता हूं सैलिसिलिक एसिड। आयुपैक नेम बताए तो ये होगा 1 और ये होगा 2, तो इसका नाम क्या हो जाता है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, और कॉमन नेम जनरली क्या बोलते हैं इसको, सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, कभी नहीं भूलेंगे ये है प्रोडक्ट फाइनल किसका, कॉल्ब सिंथेसिस का, और इसका हमने मैकेनिज्म भी आपको बता दिया। अब ये जो सैलिसिलिक एसिड होता है ना, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बोलेंगे तो थोड़ा बड़ा लग रहा है, छोटा बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। अब ये सैलिसिलिक एसिड के बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट हम देखते हैं, और उसके बाद ये टॉपिक क्या हो जाएगा बेटा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे। ठीक है, अब इधर देखें, अब ये सैलिसिलिक एसिड जो बना है ना आपका, ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, यूज होता है। तो यहां पर आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट यूज ऑफ सैलिसिलिक एसिड। ठीक, नंबर 1 होता है क्या, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एस्पिरिन। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है नीट में, जेई में और बोर्ड्स में भी कि आप एस्पिरिन कैसे बनाओगे, और पूछता कहां से आपको पता है, फिनॉल से। तो क्वेश्चन क्या आएगा, हाउ वुड यू प्रिपेयर एस्पिरिन फ्रॉम फिनॉल। तो फिनॉल से पहले हमें बनाना पड़ेगा सैलिसिलिक एसिड, और सैलिसिलिक एसिड से एस्पिरिन कैसे बनाते हैं वो हम देखेंगे। अब इस एस्पिरिन का जो आयुपैक नेम होता है ना, वो याद रखना है आपको, वो होता है 2 एसिड टॉक्सी बेंजोइक एसिड। क्या नाम होता है बेटा, 2 एसिड टॉक्सी बेंजोइक एसिड। पता कैसे, बस रिएक्शन याद रखनी है। इधर देखें, तो सैलिसिलिक एसिड बना ले पहले, तो ये हो गया। ठीक, इसके ट्रीटमेंट हम करेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड से। किससे ट्रीट करते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड। इसको देख के डरना मत, आप चाहो तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे भी लिख सकते हो। तो हमने क्या किया, CH3CO का होल ट्वाइस, क्योंकि यहां पर 2 है सेम, और ऑक्सीजन बाहर लिखते हैं, तो बच्चों को समझ नहीं आता कि ये कौन सा रिएजेंट है। याद रखेंगे क्या है ये, एसिटिक एनहाइड्राइड। और इसका ट्रीटमेंट मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं, इसका ट्रीटमेंट कराते हैं किससे, कंसंट्रेटेड H2SO4। तो आपको याद ही रखना है कि यहां से H हट जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि इसको ब्रेक करो, तो ब्रेक कैसे करेंगे, यहां से, या फिर यहां से भी कर सकते हो आप, दोनों सेम है, आपकी मर्जी। यहां से ब्रेक करो, ये वाला H इस ग्रुप को दे दो, और ये पूरा ग्रुप, ये वाला जो है ना, ये वाला COCH3 लग जाता है यहां पे, तो बनेगा क्या यहां से फाइनल, तो ये बन जाएगा ऐसे। ठीक, तो ये बना COOH और यहां बना OCOCH3, और इसी को कहते हैं क्या, 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड या फिर एस्पिरिन। इसी का नाम होता है बेटा एस्पिरिन। लिख ले जल्दी से। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। तो आई होप आपने लिख लिया, आसान है, इसमें कुछ नहीं। अच्छा, अब दूसरा, एक होता है इसमें इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सेलॉल। ठीक है, ये कॉमन नाम है, याद रखना है, इसको भूलना नहीं। क्या होता है, सेलॉल बोलते हैं इसको, SALOL। ठीक, अब अगला सवाल ये कि ये सेलॉल बनता कैसे। तो इधर देखो, सिंपल है, मतलब स्टार्टिंग मटेरियल क्या रहेगा हमेशा, सैलिसिलिक एसिड। तो ये हो गया COOH और ये हो गया OH। इसका ट्रीटमेंट हम कराते हैं फिनॉल के साथ, C6H5OH। ये क्या है, फिनॉल। तो मैं तो ट्रिक बताता हूं, है ना, तो आप करो क्या, H2O माइनस कर दो इन दोनों में से, बाकी जो दिख रहा है उसको
जोड़ो जरा, क्या बनेगा, कुछ ऐसा, ठीक है, O C6H5 बना लें इसको, क्या बनेगा, एक सेकंड, यहां से और यहां से, ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा OH और यहां पर आ जाएगा COC6H5। अब ठीक है, हमें वाटर माइनस कराना था इससे, ना कि इससे, लिख लें। ठीक है, तो ये हो गया सेलॉन, जिसको आप देख सकते हो फिनाइल सैलिसाइलेट। इसका दूसरा नाम और क्या हो सकता है, फिनाइल सैलिसाइलेट। ठीक है, देख लें। हो गया, चलो एक लास्ट और है और फिर ये खत्म हो गया। लास्ट लिख लीजिए, ये होता है मिथाइल सैलिसाइलेट। ठीक है, एक और है मिथाइल सैलिसाइलेट। ठीक है, और ये जो मिथाइल सैलिसाइलेट होता है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। ठीक है, बहुत बार डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन किसको बोलते हैं। याद रखें कि मिथाइल सैलिसाइलेट को ही बोलते हैं क्या, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। तो इसमें करना कुछ नहीं है, इसका ट्रीटमेंट आप CH3OH से कराओ, मतलब मीथेनॉल, और जो रिएक्शन कंडीशंस रहेगी इसमें वो आप इसको रिफ्लक्स कराओ HCl के साथ। ठीक है, और प्रोडक्ट बना देंगे, वही बनता है क्या, मिथाइल सैलिसाइलेट। तो अगर आप प्रोडक्ट बनाओगे यहां पे तो सिंपल बन जाएगा ऐसा। ठीक, यही है क्या, मिथाइल सैलिसाइलेट। रिफ्लक्स का मतलब क्या होता है, रिफ्लक्स का मतलब सिंपल ये होता है कि जो भी आप मतलब हीट करना है इसको, जब आप हीट करते हो तो वेपर्स को हम कंजर्व रखते हैं, मतलब वेपर्स को एयर में नहीं जाने देते। तो जो हमारा अमाउंट रहता है ना वो ऑलमोस्ट क्या रहता है, कांस्टेंट। मतलब पानी को आप अगर ओपन कंटेनर में हीट करोगे तो वेपर्स बनेंगे तो वॉल्यूम घट जाएगा। रिफ्लक्स का मतलब आप आसान भाषा में ये समझो कि हम इस तरह से हीट करते हैं, कंडेंसर लगाते हैं, है ना, केमिस्ट्री में कंडेंसर लगता है, ऐसा कंडेंसर होता है और नीचे राउंड बॉटम फ्लास्क होगा। जब हम हीट करते हैं ना तो कंडेंसर के आसपास इनलेट होता है और आउटलेट होता है जिसपे पानी चलता रहता है। तो जैसे इसके वेपर्स बन के कंडेंसर में जाएगी ना ऊपर, तो वाटर की वजह से क्या हो जाएगा, वापस से कंडेंस हो जाएगी और राउंड बॉटम फ्लास्क में वापस आ जाती है। तो हम ये बोलते हैं कि हमारा जो कंपाउंड है वो ज्यादा लॉस उसका नहीं होता है। ठीक है, तो ये थी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस किसकी, फिनॉल्स की, जिसको हमने पढ़ा कॉल्व सिंथेसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस नहीं है, कंफ्यूज मत होना, कॉल्व सिंथेसिस। और जिसमें हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है, सैलिसिलिक एसिड। और वो सैलिसिलिक एसिड एस्प्रिन में, सेलॉल में और मिथाइल सैलिसिलेट में कैसे यूज होता है और कैसे यूज होगा उनके मैन्युफैक्चरिंग में, वो हमने देख लिया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया। अच्छे से पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।